गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे स्पेक्ट्रम तीव्रता समस्थानिक प्रभाव स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे समस्थानिक प्रभाव से। स्पेक्ट्रम तीव्रता इसकी नेक्स्ट वाला टॉपिक है समस्थानिक प्रभाव। समस्थानिक प्रभाव आइसोटॉपिक इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? तो वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? भिन्न होता है। वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब समस्थानिक प्रभाव क्या है? हमने क्या किया, एक अणु ले लिया। ठीक है, एक अणु में एक परमाणु अपने समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए। यदि अणु में एक परमाणु अपने समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो उस समस्थानिक अणु के परमाणिक द्रव्यमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। उस समस्थानिक अणु का परमाणु द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाता है या बदल जाता है। ठीक है, तो अणु के समस्थानिक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ क्या होता है, या अणु का समस्थानिक द्रव्यमान क्या होता है? बदल जाता है या फिर वृद्धि होती है। ठीक है, तो अणु का समस्थानिक द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्या होता है? सामान्य द्रव्यमान म्यू और जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ता है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण हम सब जानते हैं क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण होता है m1r1 होता है। m1r1 होता है। ठीक है, तो परमाणिक द्रव्यमान बढ़ गया है तो देखो I और m1 क्या है? समानुपाती है। I और m1 क्या है? समानुपाती है। तो परमाणविक द्रव्यमान बढ़ गया है तो मतलब जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ेगा। परमाणिक द्रव्यमान बढ़ा है तो मतलब जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ेगा। और I इजिकल टू क्या होता है? म्यू आर स्क्वायर होता है। म्यू आर स्क्वायर होता है। म्यू की वैल्यू क्या होती है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है ना। म्यू की वैल्यू क्या होती है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अब देखो परमाणिक द्रव्यमान बढ़ा है। परमाणिक द्रव्यमान बढ़ा है तो क्या हुआ? जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ा है ना। और ये जो जड़त्व आघूर्ण क्या है वो म्यू के समानुपाती है। ठीक है, म्यू के समानुपाती है। तो परमाणिक द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्या होगा? ये जड़त्व आघूर्ण भी बढ़ेगा और सामान्य द्रव्यमान म्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो जो B होता है घूर्णन स्थिरांक B जो है उसकी वैल्यू क्या थी अपने पास? h अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, अब देखो B और I क्या है? एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो देखो यहाँ पे परमाणविक द्रव्यमान बढ़ा है तो जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा। जड़त्व आघूर्ण बढ़ा है तो B क्या होगा? कम होगा, क्योंकि B और I क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। B और I क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण में वृद्धि के साथ क्या होगा? B का मान कम होगा, जिससे क्या होगा? घूर्णन संक्रमण में क्या होगा? जो घूर्णन संक्रमण में जो ताप स्पेक्ट्रम लाइंस आई है, स्पेक्ट्रम रेखाएं आई है, वो क्या होगा? निम्न अंतराल पर प्राप्त होती है। यानी कि उनके बीच में अंतराल क्या होता है? वो कम होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड के सामान्य अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के सामान्य अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। जैसे J बराबर 0 से J बराबर 0 से इसका EJ बार की वैल्यू क्या आती है? इसकी EJ बार की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। ठीक है, फिर J बराबर 1 पर 2B, J बराबर 2 पर 6B, J बराबर 4 पर 3 पर 12B और J बराबर 4 पर EJ बार की वैल्यू क्या आई? 20B। ठीक है, J बराबर 4 पर EJ बार की वैल्यू क्या आई? 20B आई। अब हम क्या करेंगे? इससे तरंग संख्या दर्शाते हैं। ठीक है, तरंग संख्या
तो ये क्या थी तरंग संख्या, यहाँ पे 2b थी। जीरो जे बराबर 0 से जे बराबर 1 में संक्रमण के लिए तरंग संख्या डेल्टा ई जे बार या डेल्टा ई जे से जे प्लस 1 बार की वैल्यू क्या आई थी 2b, इधर 4b, इधर 6b और इधर क्या थी 8b। ठीक है, तो ये आई थी अपने पास। तो ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के सामान्य अणु के लिए क्या है घूर्णन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, ये क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड के सामान्य अणु के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रम है, घूर्णन स्पेक्ट्रम। घूर्णन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन परमाणु है वो हम क्या करेंगे इस कार्बन परमाणु को इसके समस्थानिक द्वारा क्या करेंगे प्रतिस्थापित कर लेंगे। हम कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु को हम उसके समस्थानिक से क्या कर देंगे प्रतिस्थापित कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है समस्थानिक प्रभाव। यहाँ से स्टार्ट होता है कि हमने क्या किया कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु में कार्बन परमाणु जो है ये इसको हम इसके समस्थानिक से प्रतिस्थापित कर देंगे। तो समस्थानिक क्या है इसका C13O16, C13O16। तो क्या हुआ समस्थानिक से कार्बन जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सामान्य अणु जो है इसमें हमने क्या किया कार्बन परमाणु को इसके समस्थानिक से प्रतिस्थापित कर लिया। ठीक है, तो ये जो समस्थानिक प्रतिस्थापित या समस्थानिक अणु जो प्राप्त हुआ है अपन को, ये जो समस्थानिक अणु जो प्राप्त हुआ है इसके क्या हो गया परमाणिक द्रव्यमान में वृद्धि हो गई। यहाँ पे कार्बन 12 था, यहाँ पे क्या है कार्बन 13 हो गई। तो इसके क्या हो गया परमाणिक द्रव्यमान में वृद्धि हो गई, यानी कार्बन परमाणु के द्रव्यमान में क्या हुई वृद्धि हुई। ठीक है, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान में क्या हुई वृद्धि हुई। तो ये जो समस्थानिक अणु आया है अपने पास में, अपन ने जब इस कार्बन परमाणु को इसके समस्थानिक C13 से C12 को C13 से प्रतिस्थापित किया तो ये जो समस्थानिक अणु आया है अपने पास उसमें क्या होगा उस समस्थानिक अणु के परमाणिक द्रव्यमान में क्या हो जाएगी परमाणिक द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है, परमाणिक द्रव्यमान में क्या होगी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था परमाणिक द्रव्यमान में वृद्धि हुई आई किसके समानुपाती है M1R1 के समानुपाती है। ठीक है ना, तो परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि से जड़त्व आघूर्ण बढ़ता है और म्यू भी बढ़ता है। ठीक है, सम्मानित द्रव्यमान में वृद्धि होती है तो परमाणिक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ जड़त्व आघूर्ण और सम्मानित द्रव्यमान म्यू भी बढ़ता है। ठीक है, अब जड़त्व आघूर्ण बढ़ा है तो क्या होगा बी के मान में क्या होगी कमी होगी। बी के मान में कमी से क्या होता है घूर्णन संक्रमण में प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाएं जो है वो उनका स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच का अंतराल क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच का अंतराल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, बी के मान में बी क्या है घूर्णन स्थिरांक है, तो घूर्णन स्थिरांक के मान में कमी से क्या होगा स्पेक्ट्रम रेखाओं के बीच का अंतराल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे इस समस्थानिक अणु C13O16 के लिए घूर्णन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। C13O16 के लिए ये क्या है 13 है। ठीक है, C13O16 के लिए। ठीक है, तो ग्राउंड जीरो के लेवल तो ये बराबर होगा। ठीक है, ये जो है 2b जो है वो तो देखो तो क्या हुआ समस्थानिक अणु के V के मान में क्या हो गया समस्थानिक अणु के परमाणु द्रव्यमान वृद्धि से जड़त्व आघूर्ण कम होता है। जड़त्व आघूर्ण कम होने से क्या होता है V का मान या V के मान में कमी होती है। V के मान में कमी होने से क्या होता है ये J बराबर क्या है 0 है, ये भी क्या है J बराबर 0 है। ये क्या है J बराबर 0 है और ये क्या होगा J बराबर 2b, J बराबर 2b 6b और ये J बराबर 0, ये 2b डैश मान लो, इसको 6b डैश मान लो, इसको 12b डैश मान लो और इसको 20b डैश मान लो। ठीक है, ये क्या थे 2b था, सॉरी यहाँ ये क्या था 2b था, ये 6b था, ये 12b। ठीक है, ये क्या था 12b था और ये क्या था 20b था। ठीक है, और इसको अपन ने क्या माना b डैश माना 2b डैश के रूप में इसको माना। ठीक है,
तो बी के मान में कमी होने से क्या होता है, ये घूर्णन स्पेक्ट्रम लाइंस जो है वो क्या होती हैं, वो कम, उनका अंतराल जो है वो क्या हो जाता है, कम हो गया। तो देखो इनका अंतराल जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। इनका अंतराल जो है वो कम हो गया। ये जो पहले अंतराल था, ये जो पहला अंतराल था, उससे उस अंतराल से ये अंतराल क्या हो गया, कम हो गया। इस अंतराल से ये जो अंतराल है वो क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो बी के मान में कमी से घूर्णन स्पेक्ट्रम में प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाएं निम्न अंतराल पर प्राप्त होती है, जिसे किससे, टू बी डैश, यानी कि इन सब में क्या है, बी डैश है, टू बी डैश से दर्शाया जाता है, जिसे टू बी डैश द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके इन दोनों के लिए स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। इन दोनों के लिए हम क्या करते हैं, एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, इसमें भी दर्शा लेते हैं। ठीक है, संक्रमण दर्शा लेते हैं। अब इसके लिए हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं, तो ठीक है, ये इस स्पेक्ट्रम के लिए 2b, इधर 6b, इधर 12b, या फिर ये वाली वैल्यू लेते हैं, तरंग संख्या वाली वैल्यू लेते हैं यहाँ पे 2b, 4b, ठीक है, 6b, 8b, 10b, 12b। ठीक है, तो अपन ने तरंग संख्या वाली यहाँ पे वैल्यू ली 2b, 4b, 6b, 8b, 10b, ठीक है, 12b। इसी तरह से आगे ये तो था इस घूर्णन, इसके सामान्य अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रम के लिए था स्पेक्ट्रम रेखाएं। अब हम किसके लिए, इसके लिए बना रहे हैं, तो इसको हम डैश डैश से दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्या है, 2b डैश है, ये क्या है, 4b डैश है, ठीक है, ये क्या है, 6b डैश है, ये क्या है, 8b डैश है, ठीक है, ये क्या है, 10b डैश है, ये क्या है, 12b डैश। ठीक है, तो ये जो बिंदुकित रेखाएं हैं, ये जो बिंदुकित रेखाएं हैं वो समस्थानिक प्रभाव से निर्मित स्पेक्ट्रम को दर्शाती है, जबकि ठोस रेखाएं जो है वो सामान्य अणु के घूर्णन को या घूर्णन स्पेक्ट्रम को दर्शाती है। ये जो बिंदुकित रेखाएं हैं वो समस्थानिक प्रभाव से निर्मित, ये जो समस्थानिक अणु का स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो ये समस्थानिक, इसका तो समस्थानिक का प्रभाव क्या हुआ कि बी के मान में कमी के कारण क्या होता है, स्पेक्ट्रम रेखाएं निम्न अंतराल पर प्राप्त होती है, ये है समस्थानिक प्रभाव। ठीक है, तो ये बिंदु की रेखाएं जो है वो बिंदु की रेखाएं जो है वो समस्थानिक प्रभाव से निर्मित स्पेक्ट्रम को दर्शाती है, और जो ठोस रेखाएं हैं वो सामान्य अणु के घूर्णन स्पेक्ट्रम को दर्शाती है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसके समस्थानिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हम वो देखते हैं। देखो, घूर्णन स्पेक्ट्रम में समान अंतराल पर निर्मित स्पेक्ट्रम रेखाओं की, घूर्णन स्पेक्ट्रम में समान अंतराल पर निर्मित स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या से घूर्णन स्थिरांक बी का मान ज्ञात किया जाता है। बी की वैल्यू क्या होती है, एक मिनट, ये मैं अब हटा रही हूं। ठीक है, ये सामान्य अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम था, ये समस्थानिक अणु का घूर्णन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देखो, कि घूर्णन स्पेक्ट्रम में समान अंतराल पर निर्मित स्पेक्ट्रम रेखाओं की, जो घूर्णन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखाएं अपन को मिली थी, उन स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या से, स्पेक्ट्रम समान अंतराल क्या था, 2b था, है ना, तरंग संख्या में समान अंतराल क्या था, ये 2b था, ये 4b था, ये क्या था, 6b था, इससे 8b था। ठीक है, तो 2b, 4b, 6b, 8b, इसी तरह से। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम में प्राप्त, घूर्णन स्पेक्ट्रम में समान अंतराल पर निर्मित स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या में क्या है, समान अंतराल क्या है, 2b है। ठीक है, स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम रेखाओं
कि स्पेक्ट्रम रेखाएं कौन से अंतराल पर, निश्चित अंतराल कौन सा है, इसमें 2b है ना। स्पेक्ट्रम रेखाएं जो है वो समान अंतराल पर निर्मित हो रही है, ठीक है। तो समान अंतराल कौन सा है, 2b है, ठीक है। 2b 2 से 4 में 2b, 4 से 6 में भी 2b आ रहा है, 6 से 8 में भी क्या आ रहा है, 2b आ रहा है, ठीक है। तो घूर्णन स्पेक्ट्रम में समान अंतराल पर निर्मित स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या से, ये जो आई है तरंग संख्या है 2b 4b 6b, तरंग संख्या से क्या किया जाता है, घूर्णन स्थिरांक b का मान क्या रहता है। तो b का मान क्या होता है, b इजिकल टू क्या होता है, h/8 पाई स्क्वायर IC होता है, ठीक है। क्या है, घूर्णन स्पेक्ट्रम में समान अंतराल पर निर्मित, घूर्णन स्पेक्ट्रम में समान अंतराल पर निर्मित स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या से, स्पेक्ट्रम रेखाओं की तरंग संख्या से घूर्णन स्थिरांक b ज्ञात किया जाता है, ठीक है। b ज्ञात किया जाता है इन तरंग संख्याओं से। तो अब b का मान ज्ञात होने पर, b का मान ज्ञात होने पर क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण और समानित द्रव्यमान म्यू भी ज्ञात किया जा सकता है, जिसकी सहायता से क्या कहता है, अज्ञात अणु के समस्थानिक परमाणु का द्रव्यमान, अज्ञात अणु में समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान का निर्धारण किया जा सकता है। b का मान ज्ञात होने पर क्या होता है, I का मान ज्ञात किया जा सकता है, I का और समानित द्रव्यमान म्यू का मान ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। b का मान ज्ञात होने पर हम जड़त्व आघूर्ण I, जड़त्व आघूर्ण I का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब जड़त्व आघूर्ण I का मान ज्ञात हुआ है तो उससे हम म्यू का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो b का मान ज्ञात होने पर हम जड़त्व आघूर्ण I और समानित द्रव्यमान म्यू का मान ज्ञात किया जा सकता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, अज्ञात अणु में समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान की गणना हम कर सकते हैं या द्रव्यमान का निर्धारण किया जा सकता है। ये है इसका उपयोग, ठीक है। तो ये हो गई समस्थानिक प्रभाव, घूर्णन स्पेक्ट्रम का समस्थानिक प्रभाव, ठीक है। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पेक्ट्रम तीव्रता, स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी या स्पेक्ट्रम तीव्रता। स्पेक्ट्रम तीव्रता या स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखो, स्पेक्ट्रम रेखा में अत्यधिक संख्या में अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं या परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ क्या होता है, स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता बढ़ती है। स्पेक्ट्रम रेखा में अत्यधिक संख्या में अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ स्पेक्ट्रल रेखा की तीव्रता क्या होती है, स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे J बराबर 0 स्तर में, J बराबर 0 स्तर में अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, तो J बराबर 0 स्तर पर अणुओं की संख्या, जैसे J बराबर 0 स्तर पर अणुओं की संख्या क्या है, N0 है। और इससे उच्च स्तर, इससे उच्च घूर्णन स्तर पर अणुओं की संख्या क्या है, Nj है। तो अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी, Nj/N0 के बराबर होगी, ठीक है। Nj/N0 के बराबर होगी, जिसे बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम के अनुसार संक्रमण आबादी कहा जाता है, ठीक है। स्पेक्ट्रम तीव्रता में क्या है कि स्पेक्ट्रम रेखा में अत्यधिक संख्या में, स्पेक्ट्रम रेखा में अत्यधिक संख्या में, अत्यधिक संख्या में अनुमत संक्रमण, अनुमत क्या होता है, अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन दर्शाने वाले अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ, दर्शाने वाले अणुओं की संख्या में बढ़ने के साथ, अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ क्या होगा, अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ क्या होगा, स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता बढ़ जाती है। अत्यधिक स्पेक्ट्रम रेखा में अत्यधिक संख्या में अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता बढ़ती है। स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता
बढ़ती, ठीक है। तो अत्यधिक संख्या में अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या बढ़ने के साथ स्पेक्ट्रम रेखा की क्या होती है, तीव्रता बढ़ती है। स्पेक्ट्रम रेखा की तीव्रता बढ़ती है, ठीक है। जैसे J बराबर 0 स्तर पर अणुओं की संख्या N0 है, जैसे J बराबर 0 स्तर पर, J बराबर 0 स्तर पर अणुओं की संख्या कितनी है, अणुओं की संख्या N0 है, N0 है। तथा किसी उच्च स्तर पर, उच्च घूर्णन स्तर पर, तथा किसी उच्च घूर्णन स्तर पर अणुओं की संख्या क्या है, किसी अन्य उच्च स्तर पर, किसी अन्य उच्च घूर्णन स्तर पर अणुओं की संख्या Nj है, तो पर अणुओं संख्या Nj है, Nj है, तो अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी, तो अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले, तो अनुमत यानी कि अलाउड ट्रांजिशन, अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले, अनुमत संक्रमण दर्शाने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी, अणुओं की संख्या बराबर Nj अपॉन N0, N0 के बराबर होती है, N0 के बराबर होती है, जिसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण के नियमानुसार बराबर होती है, जिसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियमानुसार बोल्ट्जमैन वितरण नियमानुसार संक्रमण आबादी या संक्रमण आबादी कहा जाता है, जिसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियमानुसार संक्रमण आबादी Nj अपॉन N0 को क्या कहता है, कहा जाता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम के अनुसार संक्रमण आबादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संक्रमण आबादी कहा जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन, ट्रांजिशन पॉपुलेशन कहा जाता है, ठीक है। तो Nj, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम के अनुसार क्या आता है, Nj इज इक्वल टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वितरण नियम के अनुसार क्या होता है, N0 e की पावर माइनस EJ अपॉन KT, माइनस EJ अपॉन KT, या फिर Nj अपॉन N0 इज इक्वल टू क्या होता है, e की पावर माइनस EA अपॉन KT, ठीक है। Nj इज इक्वल टू क्या है, N0 e की पावर माइनस EJ अपॉन KT, जहां या फिर Nj अपॉन N0 इज इक्वल टू क्या आया, Nj अपॉन N0 इज इक्वल टू क्या आया, e की पावर माइनस EA अपॉन KT। ये क्या है, Nj अपॉन N0 संक्रमण आबादी कहते हैं इसको, Nj अपॉन N0 को क्या कहते हैं, संक्रमण आबादी कहते हैं, ठीक है। जहां e की पावर माइनस EJ अपॉन KT क्या है, ठीक है, ये हो गया Nj अपॉन N0, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक डायग्राम से समझ लेते हैं, इसको भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है। टाइम तो वैसे हो गया है, ठीक है। तो ये थी स्पेक्ट्रम तीव्रता, ये क्या थी, स्पेक्ट्रम तीव्रता, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण, वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी रुको, स्पेक्ट्रम तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक भी बाकी है, अभी स्पेक्ट्रम तीव्रता को प्रभावित करने वाले कारक बाकी है, और हम क्या करेंगे कल इसको एग्जाम्पल की सहायता से क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम तीव्रता को डिटेल में पढ़ेंगे,
स्पेक्ट्रम तीव्रता को एग्जाम्पल की सहायता से कल हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, और इसको प्रभावित करने वाले कारक भी है तो हम वो क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। अभी आज का टाइम हो गया है, ठीक है।